नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम रद्द हो गया है तो फिर से आप लोग तैयारी में लग जाइए और रोज दिन दो दो सेट बनाइए और रिवीजन सेट कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था। तो इटली के पुनर्जागरण का कवि किसको माना जाता है? तो इटली के पुनर्जागरण का कवि दांते को माना जाता है। अब आपसे पूछ दे कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दांते है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, यानी थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। और 1939 ईस्वी में सर थॉमस जॉर्ज के द्वारा यह थॉमस कप दिया जा रहा है बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। तो रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है निम्न आर्द्रता के कारण। और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो पीसा का लीनिंग जो टावर है वह इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये ताइवान में है। कहाँ है? ताइवान में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड श्रृंखला एक क्या है? तो मैकडोनाल्ड श्रृंखला जो है ना, यह एक प्रकार का सूती शर्ट की किस्मों का एक प्रकार है, श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ पिलर डैश वस्तु का एक नमूना है। तो सारनाथ जो पिलर है यह मौर्य कला की वस्तु का एक नमूना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? तो पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और यह एक अभी वर्तमान में यह भंत्रोस पर्वत का एक उदाहरण हो गया है। और इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो यहूदी मेन्यूहीन अपनी जो वादन है इनका, यह वायलिन बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौवे गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें यानी अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। ठीक है। और यह सिखों के अंतिम गुरु थे, जबकि प्रथम गुरु नानक जी थे। अगला प्रश्न है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता उसे एनार्की कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कब कर दी गई? तो यह संविधान के 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे उपन्यास के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष या एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन में भाग ली थी। जबकि प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर के 1925 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नेली सेन गुप्ता तीसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला बनने वाली अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है कि आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? तो आईएनएस विक्रांत एक क्या है? तो यह एक विमान वाहक है। आईएनएस विक्रांत क्या है? तो यह एक विमान वाहक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला को कौन सी नदी बांट देती है, यानी विभाजित कर देती है? तो यह चंबल और साबरमती कर देती है। कौन? चंबल और साबरमती जो नदी है वह अरावली पर्वत श्रृंखला को 2 भागों में बांट देती है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति जो सिद्धांत होती है वह आपका अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होती है?
तो जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति भी घट जाती है, इसके विपरीत भी सत्य है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है कि माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो यह तस्लीमा नसरीन है। और लज्जा भी एक उपन्यास है, लज्जा पुस्तक है, इसके भी लेखक तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला भाग कौन कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। कहाँ बनाया था? वैशाली बनाया था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बना है? तो पाटलिपुत्र जो है यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर बना हुआ है और इसके संस्थापक उदयन था। कौन था? उदयन, जो अजातशत्रु का बेटा था। अगला प्रश्न है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो जो दिन और रात जब बराबर होते हैं, जब सूर्य ध्रुवों के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होता है। सॉरी, दिन और रात बराबर होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो यानी रबी फसल है। तो चना एक रबी फसल है, जबकि ज्वार, बाजरा और मक्का ये आपका खरीफ फसल है। ठीक है, और चना रबी फसल है। रबी फसल में गेहूं आपका आता है। ठीक है, गेहूं, सरसों, और खरीफ में आपका आ जाएगा धान, आ जाएगा धान। क्या है? एक खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो बिहार की भाषा मूलतः कौन नहीं है? तो मगधी है, मैथिली है, भोजपुरी है, जबकि अवधी या बिहार की भाषा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी पवनों का उदाहरण है? अस्थायी पवन, तो अस्थायी पवन आपका इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। व्यापारिक पवन को अस्थायी पवन, मतलब व्यापारिक जो पवन होता है वो अस्थायी पवन का उदाहरण होता है। ठीक है, और मानसून जो उत्पन्न होता है, हवाओं का मौसमी जब उत्क्रमण होता है तो मानसून होता है। भारत में जून से सितंबर में मानसून आता है और यह सबसे पहले केरल में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। क्या है? रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंध निलंबित रहता है? तो उस समय राज्य का नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, न्यायिक परीक्षा या निलंबित नहीं रहता, जबकि मूल अधिकार क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। और मूल अधिकार में दो चीज को, यानी जीवन जीने का अधिकार को क्या किया जाता है? निलंबित नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो या पाटलिपुत्र का विस्तृत व्याख्या या आपका मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है फयान। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फयान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को अभिनंदन पत्र जो दिया था वह बिहार शरीफ के लोगों के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित गृह का प्रभाव होता है। तो हरित गृह यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव कहाँ होता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। अगला प्रश्न है कि नेत्र की दूरदृष्टि साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। तो नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने, मायोपिया को, तो मायोपिया को अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है। अवतल लेंस से मायोपिया को दूर किया जा सकता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा
बनाया गया था, जबकि आरएनए वाटसन और आर्थर अर्ग के द्वारा बनाया गया था, आविष्कार किया गया था, जो भी कहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा जो हार्मोन है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है दूध का स्त्राव करता है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। तो ध्वनि का जो डॉपलर प्रभाव कब नहीं होता है? तो जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है तब नहीं होता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सड़क की रोशनी के प्रवर्तक साधारणतः होते हैं। तो सड़क की रोशनी के प्रवर्तक साधारणतः अवतल दर्पण होते हैं। कौन? अवतल दर्पण होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश में विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। तो विकर्ण जो होते हैं किसमें लंबवत नहीं होते हैं? तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। समानांतर चतुर्भुज में जो उसका विकर्ण होगा वह लंबवत नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इतना का मान क्या होगा? तो इसका गुना कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 550 से लेकर 150 के बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित है? तो 5 और 7 से क्या होगा? 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, 35 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इसको, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 35 से विभाजित हो जाएगा, यानी एक 35 हो जाएगा, एक 70 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 105 भी हो जाएगा और एक 140 भी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतना गुना इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं? लास्ट वाले से गुना कर लीजिए। 6 दूना 12, 2, 2 से 14, 4। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10% और 40% की दो क्रमिक छूट का एक निवल छूट आपको बताना है। तो क्या होगा? 100 माइनस 100 गुना 90/100 गुना 60/100। 100 से 100 एक काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक 54, 54 में से 100 घटा लीजिए तो 46% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति दूध और पानी को 3 और 5 और 3 के अनुपात में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है। तो अब देखिए दूध कितना है, पहले दूध है तो 5 दूध है, कितना हो गया? परसेंटेज निकाला है 8 में, आप काट लीजिए इसको, आ जाएगा 62.5% आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उत्तर भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? यानी गंगा क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो यह 1930 में, इसीलिए 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए उस दिन भी आपको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो जो रोबेन द्वीप है यह आपका नेल्सन मंडेला से संबंधित है। किससे? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक खेल को जाना जाता है किस रूप में? तो विकलांगों के लिए जो ओलंपिक खेल होता है उसको एबी क्या करते हैं? उसको एबी लिपिंक्स क्या होता है? एबी ओलंपिक्स कहा जाता है, उसको एबी ओलंपिक्स कहा जाता है। और ओलंपिक खेलों का शुरुआत प्राचीन काल में 776 ईसा पूर्व में हुआ था और जबकि आधुनिक रूप से 1896 ईस्वी में पियर डी कुबर्टिन की सहायता से हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये 1 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया था? तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया था भारत पर? तो यह किया था कौरव वंश, ठीक है। और सातवाहन वंश की राजधानी का प्रतिष्ठान थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। और कुषाण वंश के कुजुल कटफिसस थे। कौन थे? कुजुल कटफिसस। और इसके वास्तविक संस्थापक बिंग कटफिसस को जाना जाता है। और जो सोने के सिक्के जारी हुए थे वह बिंग कटफिसस के ही शासनकाल में हुए थे। और इस कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था? तो कनिष्क हुआ था, ठीक है। और कनिष्क सबसे महान शासक हो और इसी कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का किया था जो 1919 से लेकर 1920 तक चला था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है और कौन सा संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर, और ठीक है। और मौलिक कर्तव्य 51 के क्रम में
आपका अनुच्छेद में है और यह रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो यह था फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर के नाम से भी जानता है, फर्रुखसियर। और यह अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया था कि जाइए आप व्यापार जितना है करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला सुल्तान था यह फिरोज शाह तुगलक था, FST, ठीक है। और 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और यही फिरोज शाह तुगलक भारत में नदियों का जाल बिछवाया था और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। उसके बाद मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद राजा खान को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नए नौ संगठन से संबंधित था? तो 1857 के विद्रोह के बाद, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, भारतीय फौज के नौ संगठन का संबंधित यह पील आयोग था। क्या था? पील आयोग था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस दो भागों में बट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल में अरविंद घोष जो थे यह गरम दल के नेता थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक राजा का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, यह भारत 1928 में आया। और इसका बहिष्कार साइमन कमीशन गो बैक क्यों किया गया? क्योंकि इसके सदस्यों में मतभेद था और इसमें 7 सदस्य सभी के सभी अंग्रेज थे और एक भी भारतीय को नहीं बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो जो पिग्मी होती है वह कांगो बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है। और विश्व में सबसे ज्यादा लुगदी का उत्पादन कनाडा में होता है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार 300 के अनुच्छेद क में रख दिया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी होती है वह आपका जीवित पर्वत यानी नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है, वलित पर्वत में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो अवशिष्ट विधायी शक्ति आपका अनुच्छेद 248 के तहत संसद में निहित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो आपका संविधान है। और विश्व में सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वह भारत देश का है। और सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो USA अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका आजाद कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हो गया था। और अनुच्छेद संसद कितना में है? तो 79 में है। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रपति का 2 बार कार्यकाल पूरा किया। और इनका संबंध बिहार के जीरादेई स्थान से है, यह भी आपसे पूछता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर का संज्ञा किसने दिया था? यानी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहता है? तो डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को सेटासिन कहा जाता है। क्या कहता है? सेटासिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल जो होगा ना वह पूर्ण संख्या बन जाए? तो 3600 को आप 450 से भाग दीजिएगा तो 8 मरतबे कट जाएगा। और 8 क्या है? आपका पूर्ण घन यानी 2 का क्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्वों के लिए होती है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास लिखा जाता है, जिसमें 1, 2 और 3 लास्ट में आती है वह धातु होते हैं। और
5, 6 और 7 जिसमें आता है वो आपका अधातु होता है। तो इसमें से धातु आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट में 2 आया है तो ये आपका धातु हो जाएगा। जबकि 8 आए तो ये क्या होगा, अक्रिय तत्व यानी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका अक्रिय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अक्रिय में आ जाएगा और धातु आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 आया है। अगला प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य जो गुणधर्म होता है क्या होता है। तो तीसरा और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है ना, वह बेसिक और एसिडिक उभयधर्मी, बेसिक और एसिडिक और उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी उसका गुण होता है। अगला प्रश्न है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। तो इसका जो हो जाएगा अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न है कि दो समुच्च ए तथा बी डिसजोइंट है। डिसजोइंट समुच्च है ना, तो डिसजोइंट समूह जो होता है ना वो आपका इसका नीचे में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका जो चिन्ह होता है ना नीचे की तरफ होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का सबसे पहले पता मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। इसका नियंत्रण का जो केंद्र होता है ना वह कशेरुकु रज्जु में होता है। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है ना वह TSH होता है। कौन होता है, TSH होता है। अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की जो क्रिया होती है ये आपका अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वह कैसा होता है। तो यह जो आपका हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो कौन सा विटामिन की आवश्यकता खून के जमने में होती है, तो विटामिन इसका आपका के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद का नाम बताइए। तो अल्कोहलिक जो खमीरन होता है ना उसका जो आखिरी उत्पाद बनता है वो आपका इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना उसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कांच जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताना है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आपका एथिलीन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ आपको सोचने वाला बात है। अगर प्राकृतिक रूप से पकेगा तो आपका एथिलीन का प्रयोग होगा, और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ एसिटिलीन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, तो क्या हो जाएगा 35 गुना 24, आप इसको गुना कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो मनुष्य में अवशेषी अंग इसमें से आपको बताना है कौन नहीं है। तो जो अवशेषी अंग में आपका सामने वाला जो चपटा दांत है कृतंत, ये आपका मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है, और वर्तमान में मनुष्य में अवशेषी अंगों की संख्या 100 है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ जो होता है ना या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 89 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 लिख दीजिए और 5 को 9 को 89 से भाग दे दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आपको अप्रोप्रिएट भरना है ऑप्शन में, फिल इन द ब्लैंक है कि फ्रॉम दीज फाइंडिंग्स वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इन इंक्रीजिंग इन द सिटी। तो यहाँ हो जाएगा इन्फर हो जाएगा, वी कैन इन्फर दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है ई-लॉट्स। क्या किया गया है, ई-लॉट्स एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है, जिसमें आनंद मोहन को किया गया था, यह 1887 के तहत। हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड, आपको मतलब इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूअली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स है
डाउन द डम्प्स, तो डाउन द डम्प्स का मतलब होता है इन अ डिस्प्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है। द शॉप्स एट द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू, क्या हो जाएगा, डिस्प्ले प्राइसेस इन द इंडियन रुपीज। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देगी, तो यह देगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि आपका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी को क्या कहते हैं, तो इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको इसमें से बताना है कौन आपका हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपेटेबल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है, तो साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक के लेखक शिव नारायण है। कौन है, शिव नारायण है। अगला प्रश्न है कि जिसके 10 आनन है यह एक बहुब्रीहि समास है और इस वाक्यांश के लिए किसका प्रयोग होता है, तो दशानन के होता है और ये रावण को कहा जाता है, किसको, रावण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को आपको चुनना है कि हर डैश घर घर में यही दशा है, यानी हर गांव के घर घर में यही दशा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है कि बारिश की बूंदे डैश रही है, यानी बरस रही है, रिस रही है, टपक रही है, तो बारिश की बूंदे टपक रही है। और अगला प्रश्न और लास्ट है कि शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो उन छात्रों से पूछा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही पर त्रुटि है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 100 नंबर में आपको कितना नंबर आया। धन्यवाद दोस्तों।